सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अमित भारती आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल भारतीय दिल केंद्र में। आज हम लोग देखेंगे अंकगणित की आधारभूत परिमाएं। इससे पहले हम लोग अध्याय 1.1 कर चुके हैं। अगला टॉपिक हमारा है अंकगणित की आधारभूत परिमाएं। ये क्या कहता है? आप जिस प्रकार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से पहले से परिचित थे, ठीक उसी प्रकार इस प्रमेय से भी आप पहले से ही परिचित हैं। आप इसे बहुत अच्छे से जानते हैं, बचपन से इसे पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आज उस चीज का एक खास नाम जानने को मिलेगा कि हाँ, इस चीज को यही कहते हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या चीज है जो हम पहले से जानते हैं। यहाँ पर सिर्फ उसका नाम जानना है कि इसे ही अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहते हैं। आइए देखते हैं क्या है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। क्या मतलब है इसका? सबसे पहली जो हमारी क्लास थी इंट्रोडक्शन, यदि आप वो क्लास किए होंगे तो आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या इनके बारे में बखूबी जानकारी होगी। यदि नहीं किए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप पहली वो क्लास जो है हमारी इंट्रोडक्शन क्लास वो जरूर करें। उसमें मैंने सारा संख्या के बारे में अच्छे से समझाया। तो यहाँ पर भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। यही है अंकगणित के आधारभूत परिमेय। क्या मतलब इसका? मान लीजिए कि 12 है, इसका गुणनखंड हम लोग जानते हैं, करने बचपन से करते आ रहे हैं। 2 से भाग देंगे 6, फिर 2 से भाग देंगे 3, ये हुआ है ना। तो हम लोग क्या लिखते हैं? 12 इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इसमें जो 12 का क्या लिखने का तरीका? 2 गुना 2 गुना 3। कोई ऐसे भी लिखेगा कि 2 पे 2 पावर और गुना 3। तो अंकगणित के आधारभूत परिमेय क्या कहता है? कहता है कि ये जो भाज्य संख्या है, अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वो ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से ही भाग लगे, वो ऐसी संख्या जिसे एक और स्वयं के अलावे और भी संख्या से भाग लगे। तो इसमें 1 और 12 छोड़ देने पर और भी संख्या से भाग लग रहा है, जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, इससे भाग लग रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? भाज्य। तो प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें जितनी भी संख्याएं आई हैं 2, 2, 3, ये सारा अभाज्य संख्या है। इसमें एक और स्वयं से ही भाग लगेगा और किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। एक और हम उदाहरण ले 30 लेते हैं। इसका क्या गुणनखंड होगा? 2 से भाग दें 15 होगा, 3 से भाग दें 5 होगा, यानी कि 30 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5। तो यहां हमारा 30 भाज्य संख्या है और इसमें जो 3 संख्याएं आई हुई है 2, 3, 5, ये हमारा अभाज्य संख्या है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को ध्यान से सुनेंगे आप, बिल्कुल आसान, हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें जितनी भी संख्याएं हैं सब अभाज्य, ये तो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। तो इसी का नाम है कि इसको ऐसा लिखना ही कहलाता है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। इसमें नया कुछ नहीं है। जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नया कुछ नहीं था, वो भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष बराबर भाज्य था। ठीक उसी प्रकार इसका गुणनखंड जो करते हैं इसी को कहते हैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। समझ गए? नया यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम है। कभी कभी होता है ना, अक्सर शादी ब्याह में हम लोग जाते हैं तो कुछ आइटम खाने को मिलता है तो लगता है कुछ नया है, जब खा के देखता है ये तो वही है जो वहां खाया था। तो रंग रूप थोड़ा चेंज हो जाता है, मटेरियल वही रहता है। तो बस रंग रूप थोड़ा चेंज हो गया, मटेरियल सेम है ना। तो आप, मुझे लगता है आशा है कि आप समझ गए होंगे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि इसके क्रम उल्टे पुल्टे हो सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन इसमें जो संख्याएं हैं वही की वही रहेगी। इसे 30 को हम 3 गुना 5 गुना 2 भी लिख सकते हैं, 5 गुना 2 गुना 3 भी लिख सकते हैं, कोई 2 गुना 3 5 गुना 3 भी लिख सकता है। तो इसके क्रम से में मतलब नहीं है, क्रम उल्टे पुल्टे
हो सकते हैं, लेकिन इनमें जो संख्याएं आएंगी 2, 3, 5, 30 के लिए सिर्फ यही संख्याएं आ सकती है और कोई नहीं आ सकता। इसलिए इसके जो क्रम को यदि छोड़ दिया जाए, इसके क्रम को यदि छोड़ दिया जाए तो ये जो अभाज्य संख्या का जो भाज्य संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो अद्वितीय होगा। अद्वितीय मतलब अ का मतलब नहीं होता है। अ का मतलब क्या होता है? नहीं। अद्वितीय मतलब कोई दूसरा, तो कोई दूसरा उसका नहीं होगा, सिर्फ एक ही होगा, ठीक ना। अ का मतलब होता है नहीं, इसी भाज्य में अ लगा दिया मतलब जो भाज्य नहीं, अ का मतलब नहीं। तो आप समझ गए होंगे। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक उदाहरण है, उदाहरण नंबर 5। आप सभी के पास किताब होना बहुत जरूरी है। जब भी आप वीडियो देखें तो आप अपने पास किताब अवश्य रखें, इससे आपको बहुत सुविधा होगी। हम लोग अब उदाहरण 5 करेंगे। आखिर इस अंकगणित के आधार परिमेय ये हम लोग क्यों पढ़े, इसका क्या उपयोग है? तो उपयोग अब उदाहरण में हम लोग देखते हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं वहां पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि एचसीएफ निकालना है ना, इस टाइप की जो सवाल है हम लोग इस थ्योरम के माध्यम से निकालेंगे। तो चलिए हम 5वां उदाहरण देखते हैं, वो क्या है। कहता है 5वां, संख्याओं, एग्जाम्पल 5, संख्याओं 4 टू द पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जहां जांच कीजिए कि क्या n के कोई मान ऐसा है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त हो। n के किसी मान के लिए संख्या हमारा दिया हुआ क्या है, वो दिया हुआ है, हम मान लेते हैं ये बराबर 4 टू द पावर n मान लेते हैं, जहां n बराबर, n क्या है हमारा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, n प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो ये हमें कह रहा है कि क्या n के किसी मान के लिए 4 टू द पावर n का वैल्यू जो आएगा, क्या उसके इकाई अंक, अंतिम अंक 0 हो सकता है? ये प्रश्न है। आप प्रश्न को समझे या नहीं? प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। जिस प्रश्न को हम समझ लेते हैं, समझ लिया, आधा उत्तर आपका मिल चुका है। अब सिर्फ उसे बनाना है। तो आप समझे प्रश्न क्या है कि n के किसी भी मान के लिए, प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या, गिनती की संख्या 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये हमारी है प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या। तो क्या n के किसी भी मान के लिए 4 टू द पावर n के इकाई अंक जो होगा, क्या वो 0 आ सकता है? सवाल ये है। तो आइए हम चेक करते हैं। तो हम a को कैसा लिख सकते हैं? a को लिख सकते हैं 2 गुना, लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 10 पावर, उसके बाद हम इसमें 2 टू द पावर 2 पर n पावर हम लोग कर सकते हैं। फिर इसे क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो अब ये ऐसा हो गया। चलिए अब n के किसी मान के लिए हम देखते हैं यहाँ पे, जब, हालांकि यहां से ही क्लियर हो रहा है कि n के किसी भी मान के लिए, n के किसी मान के लिए हम यहाँ पर 1 रखें तो ये 2 होगा, तो 2 पे 2 पावर, 2 रखें 4 होगा, 2 पे 4 पावर, तो हमेशा वो 2 के गुणा के रूप में आएगा। तो इसमें कभी भी 0 नहीं आ रहा। आखिर 0 कब आता है? जब किसी भी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 होता है। ध्यान रखेंगे, जब किसी भी संख्या के गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आए तभी उसका इकाई अंक 0 हो सकता है। समझ गए? जब किसी भी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 आए तभी उसका इकाई अंक 0 हो सकता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर हम कुछ भी मान रखते हैं तो ये हमारा इसमें सिर्फ गुणा के रूप में 2 ही आएगा, 5 आ नहीं सकता, इसीलिए इसके इकाई अंक 0 होंगे, 0 नहीं होंगे, ऐसा लिख सकते हैं। जांच भी करके देख सकते हैं। जब n बराबर 1 तो ये बराबर क्या वैल्यू आएगा 1, ये बराबर हो गया 2 गुना 2 पे 2 पावर बराबर 2 गुना 2 बराबर 4। चेक करके दिखा सकते हैं हम लोग।
2 गुना 2, ये हो गया 2 पे 4 पावर बराबर 2 2 2 2 बराबर 16। तो n के किसी भी मान के लिए n के अर्थात n के किसी भी मान के लिए 4 टू द पावर n का इकाई अंक शून्य नहीं होगा। समझ गए? इकाई अंक होने के लिए आप इस सवाल में नहीं लिखेंगे, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। 2 गुना 5 इकाई अंक होने के लिए उसमें 2 गुना 5 होना जरूरी है, अनिवार्य, क्योंकि 2 गुना 5 जब होगा तो ये 10 होगा, तभी जाके इकाई अंक इसका 0 होगा। तो किसी भी भाज्य संख्या के गुणनखंड में जब तक 2 और 5 नहीं आएगा उसका इकाई अंक 0 नहीं हो सकता। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल 5 है, तो इसका आंसर क्या होगा कि 4n का इकाई अंक n के किसी भी मान के लिए शून्य नहीं होगा। समझ गए? तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल 5। तो हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल 6 की ओर। एग्जाम्पल 6, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करते हुए। आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। एग्जाम्पल 6 दिया, संख्याएं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। 6 और 20 माना a बराबर 6 और b बराबर 20। हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है। एचसीएफ एलसीएम ये दोनों प्रश्न है, कैसे बनाएंगे इसे? हम लोग बचपन में बनाते आ रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम। यहाँ पर हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है। जैसे कि पहले तो सबसे पहले 6 और 20 भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य अंकगणित के आधार पर मैं क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको उसी रूप में लिखेंगे। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 और b को हम लोग लिखेंगे 20 है, तो ये 2 गुना 2 4 और 5 20। थोड़ा पावर के रूप में भी लिख देते इसे, 2 पे 2 पावर, और समझने के लिए हम ये ऐसा कर रहे हैं 2 पे 1 पावर और 3 पे 1 पावर। ठीक है? अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ कहता है कि आधार, आप इसे जानते होंगे, यदि ऐसा हो a टू दी पावर n हो तो इसे हम लोग आधार कहते हैं, इंग्लिश में बेस कहेंगे, और इस n को पावर कहेंगे या हिंदी में घात। ठीक है? तो आधार यदि बराबर हो, एचसीएफ यदि लिखना हो हमें, जब आधार बराबर हो उसका कम पावर। आधार हमें 2 मिल रहा है, जो दोनों में मिलना चाहिए, ध्यान रहे ये बात। एचसीएफ लिखते समय दोनों संख्याओं में आधार जब बराबर हो उसका कम पावर। तो यहाँ 2 मिल रहा है आधार, यहाँ पे 2 पावर, यहाँ 1 पावर, तो हम क्या लेंगे 2 पे 1 पावर, यानी कि 2। चूंकि 3 इसमें नहीं मिल रहा था और 5 भी इसमें नहीं मिल रहा है, इसलिए उसको छोड़ देंगे। तो जो आधार मिलेगा उसी को लिखना है। तो ये हमारा हो गया एचसीएफ। अब हमें लिखना है एलसीएम। एलसीएम क्या लिखते हैं कि जो मिल रहा है, आधार जो मिल रहा है उसका अधिक पावर पहले लिखना है। जो आधार मिल रहा है उसका अधिक पावर, फिर जाकर जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है। जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है। तो हमारा 3 और 5 नहीं मिल रहा है, तो हमारा ये हो जाएगा, तो क्या ये हो जाएगा 4, 2 गुना 4 या 12 पंचे 60। ये हमारा हो गया आंसर। ये दोनों हमारा हो गया आंसर। ये अभाज्य गुणनखंड विधि अंकगणित के आधारभूत परिमेय का यही उपयोग है कि उसको हम लोग गुणनखंड के रूप में लिखें और हम उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालें। ठीक है? ये हमारा यहाँ सॉल्यूशन हो गया। तो इसे एचसीएफ, ये हमारा सवाल क्लियर हो गया। तो एचसीएफ एलसीएम को कैसे याद रखेंगे कि क्या इसमें लिखते हैं, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एचसीएफ के लिए, नोट करके आप इसे याद रखेंगे। एचसीएफ बराबर होता है, इसमें क्या लिखते हैं हम लोग
जिसका आधार मिले उसका कम पावर लेते हैं। कम पावर वाला संख्या कम पावर लेते हैं। कम पावर लेते हैं, जिसका आधार मिले उसका कम पावर वाला लेते हैं। ठीक है, कम पावर वाला गुणनखंड लिखते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, समझ लीजिए, बस समझना जरूरी है। और एलसीएम में क्या लिखते हैं, जिसका आधार मिले, जिसका आधार मिले उसका अधिक पावर तथा जो नहीं मिले उसे भी लेते हैं। तथा जो नहीं मिले उसे भी लेते हैं। एलसीएम क्या लिखते हैं, जिसका आधार मिले उसका अधिक पावर तथा जो नहीं मिले उसे भी लेते हैं। हमारा यहाँ पर 2 तो मिल रहा था अधिक पावर, तो हम ले लिए। 3 और 5 एक दूसरे में नहीं मिल रहा था, उसे भी ले लिए। तो समझने के लिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, मिलाने के लिए 3 पे 0 पावर देते हैं, 5 पे 0 पावर। नहीं मिल रहा था तो क्या गया, अब 5 भी मिल गया, 3 भी मिल गया, तो 3 का अधिक पावर कौन है, ये। 5 का अधिक पावर कौन है, ये। इसलिए इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो ये समझने के लिए आप 0 पावर जो नहीं मिल रहा उसमें दोनों को मिलाने के लिए उस पर 0 पावर दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या पे 0 पावर होता है उसका मान 1 होता है। तो आप इसे समझने के लिए कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल 6 हो गया। एग्जाम्पल 6 हो गया। चेक यहाँ पे हमारा हो गया। अब इसमें से कुछ रोचक तथ्य है, वो हम आपको बताते हैं। वो क्या चीज है, सवाल मेरा यहाँ से यहाँ क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पे सीखने के लिए क्या है, आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमारा मैंने समझाया, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें और हम इसे मिटा रहे हैं। इसमें कुछ रोचक तथ्य हम आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या कुछ सीखने को है। थोड़ी देर के लिए हम लोग चेक करते हैं, ऐसे ही खेलते हैं मैथमेटिक्स के साथ। एग्जाम्पल चेक के साथ थोड़ा खेल रहे हैं हम लोग। क्या खेल रहे हैं देखिए, a गुना b कर दीजिए, दोनों संख्याओं को गुना कर दीजिए, क्या मिलता है, 6 गुना 20, 20 छक 20 80। ठीक है, अब ये दो जो एलसीएम एचसीएफ आया इसको भी थोड़ा गुना करके देखते हैं। तो HCF गुना LCM, ये क्या आया, 2 गुना 60, 120। ये क्या मिला है, बहुत रोचक बात है कि a गुना b 120 और HCF गुना LCM ये भी 120 है ना, कमाल की बात। तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है कि इसलिए a गुना b बराबर HCF गुना LCM, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ये आप याद रखेंगे। यहाँ हिंदी में कैसे कहेंगे इसे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उसका HCF गुना उसका LCM, शॉर्ट में a गुना b बराबर HCF गुना LCM। ये इसमें 4 टर्म हो गए, a b HCF LCM। अब आगे सवाल आएगा कि इस चारों में से कोई 3 दिया रहेगा तो उसका मान निकालना है। हो सकता है कि a b दिया रहे, HCF नहीं दिया रहे, हो सकता है कभी LCM नहीं दिया रहे, बाकी ये 3 दिया रहे। तो इसके माध्यम से हम लोग सवाल बनाएंगे। यहाँ एक ध्यान देने की बात है कि ये जो है, सिर्फ ये जो फॉर्मूला है कि a गुना b बराबर HCF गुना LCM, ये सिर्फ 2 संख्याओं के लिए ही सत्य है, 3 संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। यह 2 संख्याओं के लिए सत्य है, 3 संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। आप इसे चेक कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग इसे अगले एग्जाम्पल में चेक करेंगे। ठीक है, तो आप ये सवाल लिख लें। ये मैंने यहां से दिखाया, एक फॉर्मूला निकाल के, a गुना b बराबर HCF गुना LCM, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो
ये हमारा एग्जाम्पल भी 6 हो गया। हम अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल 7 की। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। एग्जाम्पल 7 क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर उनका एलसीएम भी ज्ञात करें। तो सेम सवाल है, अब की बार संख्या चेंज कर दिया गया है। संख्या हमारा 96 और 404 404 एग्जाम्पल नंबर 7। चलिए, और फिर उनका एलसीएम है, एचसीएफ एलसीएम, ये सेम सवाल कैसे हम लोग बनाएंगे ना। तो सेम चीज गुणनखंड करेंगे 96 का, ए बराबर 96 गुणनखंड। तो कैसे करेंगे, यदि आप नहीं कर पा रहे हैं इसको तो रफ में कर सकते हैं, 96 ऐसे करके, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 4 दूना 8, 48 दूना 96, 24 हो गया, 12 हो गया, फिर 6 हो गया, और फिर ये 3 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 बार हो गया, 1 2 3 4 5 और गुना 3, ऐसा कर सकते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 पे 5 पावर और गुना 3 पे 1 पावर, समझने के लिए आसान होगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दिया 96 हो गया। और दूसरा है 404, बी बराबर 404 बराबर हो जाएगा 404 को यदि किया जाए 2 से किया जाए तो 202, फिर 2 से किया जाए 101। 101 हमारा अभाज्य संख्या है, इसमें और किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। इसको लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 101, ये बराबर हो गया 2 पे 2 पावर गुना 101 पे 1 पावर। ठीक है, इसे मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग एचसीएफ लिखेंगे इसका, एचसीएफ ये क्या होता है। अभी तुरंत हम लोग देखें कि जो आधार मिले, जो दोनों के गुणनखंड में आधार मिले उसका कम पावर। तो आधार क्या मिल रहा है, सिर्फ 2 मिल रहा है, तो 2 का कम पावर, यहाँ 5 है यहाँ 2 है, तो हम 2 कम वाला लेंगे। तो 2 पे 2 पावर मतलब 4। आप इसे एक बार समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसा समझ लेते कि 2 दूना 4 नहीं, 2 दूना 4 नहीं, तो यदि 2 दूना 4 समझते हैं तो वो 3 दूना से 6 करते हैं, जो कि गलत है। इसका मतलब 3 गुना 3 बराबर 9, तो 2 दूना 4 नहीं होता। ये हो गया हमारा एचसीएफ। अब एलसीएम निकालना, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग एलसीएम भी उसी विधि से निकाल सकते हैं, उसी प्रोसेस से। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, जो मिले, जो आधार मिले उसका अधिक पावर। तो सबसे पहले 2 मिल रहा है, इसका अधिक पावर ले लिए 5। अब जो ना मिले उसे भी लेना है, ये ले लिए, और गुना 101। ठीक है, तो गुना करके देखते हैं 101 पे 1 पावर, समझने के लिए दे रहे हैं, नहीं भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 पे 5 पावर बराबर होता है 32 गुना 3 और गुना 101। तो ये क्या हो गया, हम लोग इसे कर सकते हैं 32 दिया 96 गुना 101, 96 गुना ये करेंगे तो 96 का 96 और फिर 0 हो गया, फिर 96 का 96। ये हो गया हमारा एचसीएफ, ये हो गया एलसीएम। सवाल यहाँ खत्म हो गया। हम यदि अब हमें फार्मूला पता चल चुका है कि ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यदि हम इसको इस विधि से ना बनाएं तो हम इसे फार्मूला से बना सकते हैं। कैसे, मान लीजिए हम ये छोड़ रहे हैं, इस लाइन को हम यहाँ बनाए, अब एलसीएम दूसरी विधि से निकालते हैं। तो चूंकि ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम हम लोग जानते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहां से एलसीएम क्या होगा, इसको इधर ले जाएंगे तो ए गुना बी बराबर एचसीएफ, तो ए गुना बी बराबर क्या हो जाएगा एचसीएफ, ए गुना बी बटे एचसीएफ, गुना नहीं, ए गुना बी बराबर एचसीएफ, मतलब दोनों संख्या को गुणनफल में एचसीएफ से भाग दे देंगे। तो हमें क्या होगा, ए गुना बी हमारा क्या है 96 गुना 404 बटे एचसीएफ, मेरा क्या है आंसर 4 आया है। तो 4 से कटा देंगे इसे 101, सेंसी आ गया 96 गुना 101, 96 गुना 101, ये भी हो जाएगा 96 आंसर। तो एचसीएफ एलसीएम हम जब एचसीएफ निकल जाए तो एलसीएम हम इस विधि से भी बना सकते हैं,
या फिर जो हमारा जनरल फॉर्मूला है, जो हमारा बेसिक तरीका है, उस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो आशा कि आप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग निकालते हैं। तो ये जब सवाल बनाएंगे या तो यहाँ तक बनाइए या फिर इसको छोड़ के ये लिखिए, दोनों करना कोई जरूरी नहीं, हम समझाने के लिए ऐसा किए। ठीक है, तो एग्जाम्पल 7 यहाँ पर हो गया है। तो अभाज्य संख्या को प्रत्येक अभाज्य संख्या को भाज्य संख्या में गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। इसी को ही अंकगणित के आधारभूत परिमेय कहते हैं। इसको जो हम लोग लिखे ना गुणनखंड के रूप में 96 बराबर ये, इसी को कहते हैं हम लोग अंकगणित के आधारभूत परिमेय। इसमें जितनी भी संख्याएं आई है 2 और 3 आई है वो अभाज्य है। इसमें क्या आया है 2 2 और 101, इसमें सारा अभाज्य हुआ। तो प्रत्येक भाज्य को अभाज्य के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो मेरा एग्जाम्पल यहाँ पे 7 भी समाप्त होता है। अब हम अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 क्या कहता है? एग्जाम्पल 8, अब 3 संख्याएं दी हुई हैं 6 72 और 120। 6 72 120 एचसीएफ एलसीएम निकालना है। यहाँ पे हम लोग वो चेक करेंगे फॉर्मूला 2 संख्याओं के लिए सत्य है, 3 संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे। पहला संख्या है 6, दूसरा संख्या है हमारा 72 और तीसरा संख्या है हमारा 120। एचसीएफ एलसीएम निकालना है। सवाल सेम है, संख्या एक पड़ गया। चलिए बारी बारी से हम लोग गुणनखंड करेंगे। इसको हटा देगा, हम जगह बचाने के लिए इसी में कर देते हैं गुणनखंड। 2 गुना 3, 2 गुना 3 6 हो गया 72। 9 8 72 होता है ना, 9 8 72। तो 8 में 3 2 होता है, 2 गुना 2 गुना 2 8 हो गया। अब 9 में 2 को 3 होता है, हम लोग जानते हैं। 9 8 72 हो गया, 2 गुना 4 गुना 8, 3 के 9 8 72 120। तो 120 को हम लोग इसमें कर सकते हैं। पहले 12 को करते हैं हम 2 गुना 2 गुना 3 कर देंगे, 12 में 10 कर सकते हैं। फिर 10 को 2 गुना हम लोग 5 कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ 12, यहाँ से यहाँ 10 है ना। देखिए 2 पंचे 10, 5 आया। जितना 5 और 2 का जुड़ा रहेगा उतना शून्य आएगा, एक शून्य ना। ऐसा सवाल शायद आगे आ सकता है। तो 2 पंचे 10 और 3 चौके 12, 120। इसको पावर के रूप में थोड़ा सा लिख लें सजाने के लिए। 2 पे यहाँ 1 पावर और 3 पर 1 पावर। इसमें लिखेंगे 2 पे 3 पावर और 3 पे 2 पावर। इसमें हम लिख सकते हैं 2 पे 1 2 3 पावर, 3 पे 1 पावर और 5 पे 1 पावर। ये हो गया। तो एचसीएफ क्या लिखेंगे? वही सेम चीज। जो एचसीएफ क्या लिखेंगे? आधार जो मिले उसका कम पावर। तो तीनों में आधार क्या मिल रहा है? 2 हमारा मिल रहा है पहले, 2 का कम पावर। तो यहाँ पे 1 है, 2, ये 1 और 3 3 है, तो 1 पावर हो गया। 3 क्या मिल रहा है? हाँ 3 भी मिल रहा है। 3 की 1 पावर, 3 पर 2, 3 पर 1, तो 3 का 1 पावर। 5 नहीं मिल रहा किसी में, तो ये हो गया हमारा 3 गुना 6 हो गया एचसीएफ। एलसीएम क्या लिखेंगे? एलसीएम हम लोग लिखेंगे जो मिले उसका अधिक पावर। तो 3 मिल रहा है, तीनों में 2 मिल रहा है आधार, अधिक पावर। तो 2 का अधिक पावर हमारा 3 है। अब दोनों में मिल रहा है तो 2 बार नहीं लिख देना, एक ही बार लिखना है अधिक पावर से। फिर 3 का भी अधिक पावर 3 मिल रहा है हमारा, 3 पर 2 अधिक पावर है। और जो छूट रहा है उसको भी लिखना है, जो किसी में ना मिले जो छूट रहा है उसे भी लिखना है। तो देखिए ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, है ना। ये 8 9, तो ये हो गया 8 9 गुना 5। देखिए 9 5 45 गुना 8 करेंगे तो फंस जाएंगे, फंसेंगे नहीं मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। तो ऐसे गुना कर, 8 5 40, 40 गुना 9, तो 9 चौके 36। ये गुना करने का अपना अपना तरीका है कि हम कैसे जल्दी करें। तो आपसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 8 5 40 में 4 आया, 1 शून्य, तो 9 चौके 36। आप डायरेक्ट यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये समय बचाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। आखिर गुणा हम किस संख्या से करें, हमेशा ये दिमाग में रहे कि हम कम कैलकुलेशन में कम से कम पढ़े और कैलकुलेशन को कैसे हम आसान और छोटा बना सकते हैं। तो यहाँ पे 8 5 40 और गुना 9 36, ये हम दिखा दिए। पहले ये दोनों को गुना किए, फिर 9 से गुना किए। ये तो हमारा सवाल बन गया। यहाँ पे सवाल हमारा होता है खत्म। अब यहाँ पे एक फैक्ट चेक करते हैं, जो फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं कि दोनों संख्या का गुणनफल सीखे ना हम लोग, a गुना b बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये ना हम लोग सीखे हैं। देखते क्या ये सत्य है? तो यहाँ पर देखिए 2 ही संख्या है, तो ये सिर्फ 2 संख्या के लिए सत्य है, 3 संख्या के लिए सत्य नहीं है। कैसे हम लोग चेक करते हैं?
ए तीनों को गुना कर देते हैं, ए गुना बी गुना सी क्या होता है 6 गुना 72 और गुना 120। ये क्या होगा, गुना करते हैं थोड़ा सा, देखते हैं क्या आता है। तो बरछक 12 6 दूना 12 बाकी 1 6 सत्ते 42 से 43 गुना 12 120। फिर हम गुना करते हैं, एक शून्य देते हैं, 12 से गुना 12 दूना 24 का 4 बाकी 2 12 3 36 और 2 38 का 8 बाकी 3 बरचौक 48 और 3 51। ये हमारा हुआ इतना। अब यहाँ हम गुना करते हैं HCF गुना LCM। ये क्या हुआ, HCF हमारा 6 आया है, LCM हमारा 360 आया, गुना करते हैं, ये 0 हो गया, छचा के 36 का 6 बाकी 3 6 18 3 21। तो आप देख रहे हैं ये और ये कितना अंतर है, ये दोनों बराबर नहीं है, तीनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM इतना आया, ये दोनों बराबर नहीं है। तो हमें क्या मिलता है, अर्थात IE मैंने लिखा है, IE मतलब इसका मतलब होता है डेट इज टू से, डेट इज टू से मतलब कहने का मतलब है कि, अर्थात मतलब कहने का मतलब है कि, समझाने के लिए क्या है, इसके बाद ये लिखना है A गुना B गुना C, ये हमारा नॉट इक्वल टू है HCF गुना LCM। ये ध्यान रखेंगे, ये तीन संख्या के लिए सत्य नहीं है। तो ये हमारा एग्जाम्पल 8 खत्म होता है। तो उम्मीद करते हैं आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, है ना। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम हो कहीं पर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ से मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कोई भी यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो शुरू से वीडियो देखिए, पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो। ऐसा नहीं कि हम ये डायरेक्ट निकाल के देख रहे हैं तो कहीं समझ में ना आए। तो एक कहानी सुनाते हैं। 2 दोस्त था, वो घूमने निकला था, कश्मीर साइड घूमने निकला था, और आते आते उनको शाम हो गई। यूपी में वो फंस गया किसी गाँव में। तो जाके अब विचार किया कि अब शाम हो गई तो कहाँ रहा जाए। तो दोनों ने विचार किया चलो यहीं पे गाँव में हम लोग किसी की मदद लेंगे तो वहां पर रह लेंगे। तो बोलता है ठीक है। तो जाता है गांव पे, वहां पे तो एक दोस्त कहता है, दरवाजा खटखटाता है, तो मालिक दरवाजा खोलता है। तो कहता है क्या बात है, कहता है कि हम लोग बहुत घूमने निकले थे, शाम हो गई तो हम चाहते हैं कि आपके यहाँ रात गुजारे। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ बहू बेटी है, हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। तो कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चलते हैं। तो वहां से चला जाता है। तो फिर अगले दरवाजे पे जाता है, फिर दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि ये मैं हूँ, ये हमारा दोस्त है, हम लोग घूमने निकले थे, आज शाम हो गई तो हम चाहते हैं कि हम रात आपके यहाँ ही व्यतीत करें। तो वो भी यही कहता है कि नहीं, हमारे यहाँ बहू बेटी है। फिर तीसरे घर जाता है, फिर यही घटना, फिर चौथे घर जाता है, फिर यही घटना, फिर पांचवें घर जाता है, फिर यही घटना कि हमारे यहाँ बहू बेटी है। तो सबके यहाँ से सेम जवाब मिल रहा था। और वो जो पहला व्यक्ति जो पूछ रहा था वो बार बार ऐसा ही करते जा रहा था, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर 5 घर ऐसे पूछते जा रहा था। जो दूसरा दोस्त था वो देख के थोड़ा सा उसको गुस्सा आ गया कि ये क्या कर रहे हो, सबके यहाँ से एक ही सवाल कर रहे हो, हम लोग घूमने निकले थे, आज शाम हो गई, हम चाहते हैं आपके यहाँ रात व्यतीत करें, वो एक ही बात कहता कि हमारे यहाँ बहू बेटी है। तो अगली बार से तुम नहीं पूछोगे, अब की बार हम पूछेंगे। समस्या यहाँ पे है क्या, हम उससे डायरेक्ट बात करेंगे, ये पूरा लंबा घुमा चढ़ा के बात क्या करना है। तो उसका दोस्त बोलता ठीक है, अगली बार तुम ही पूछना। तो जब 7वां 8वां घर के पास जाता है, 8वां घर के पास जब जाता है तो उसका दूसरा जो दोस्त था बोलता है कि एक बार हम पूछेंगे। बोलते ठीक है, तुम ही जाओ पूछने। तो वो दरवाजा खटखटाता है, वो खोलता है, मकान मालिक जो रहता है जिनका घर, तो उनसे कहता है कि घर में बहू बेटी है। तो वो कहता हाँ है। तो कहता है कि क्या बात है, बोलते कि रात में जानी है। आप समझ सकते हैं दोनों की भरपूर कुटाई होती है वहां पे, और फिर वो फिर वहां से जान बचा के भागता है। तो यहां से आप क्या सीखते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो पहला व्यक्ति था यदि वो उसी प्रोसेस से जाता रहता तो 8वां तक नहीं मिला, 9वां 10वां 11वां निश्चित कहीं ना कहीं उसी जगह मिल जाती। लेकिन उसका जो दूसरा दोस्त था वो सोचा कि समस्या तो यहाँ पे बहू बेटी है, तो उसी को निकाल क्यों ना फेंक दें, हम डायरेक्ट उसी को पूछ लेते हैं है कि नहीं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है।
आपको वीडियो लगातार देखना है, शुरू से देखना है और एक एक करके देखना है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले वाला 3-4 जो वीडियो है आप वो देख लें, उसके बाद ये देखें तो आपको बेहतर से समझ में आएगा। ठीक है, बस यहीं तक आज हम लोग फिर अगले इसकी जो अगला अध्याय है 1.1 उसमें हम लोग करेंगे। तब तक आप ये अध्याय पूरा बना लें 1.1, जहां पर भी प्रॉब्लम हो आप नोट करके रखें, जब वीडियो आएगा तो उसमें आपका सारा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर, वीडियो को आप जरूर शेयर करें, लाइक करें, लाइक तो बिल्कुल करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि इसे एक अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन मिल पाए। बस इन्हीं सब, यहीं तक हम आज समाप्त करें वीडियो। धन्यवाद।